जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ, जिसमें हम वृद्धि यानी कि ग्रोथ को समझने वाले हैं दोस्तों। और इस क्लास में हम ग्रोथ को बहुत डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे और आप सभी को बता दूँ दोस्तों कि ये पूरा क्लास एनसीईआरटी नोट्स पर आधारित है, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो यदि आपका रेट का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। सो हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों वृद्धि यानी कि ग्रोथ को। सो यदि मैं वृद्धि की बात करूँ दोस्तों, तो वृद्धि वह होता है जिसमें आकार हो या फिर हम कह सकते हैं आकार के साथ-साथ में वज़न में भी एक परिवर्तन हमें दिखाई देता है। वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। ठीक है? सो अब वृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। सो वृद्धि में जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है ना, वो एकदम से नहीं दिखाई देता है ना, एकदम से नहीं दिखाई देता है। यानी कि ये कैसा होता है? धीरे-धीरे बढ़ता है। धीरे-धीरे बढ़ता है। आपने देखा होगा ना दोस्तों कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद भी उसकी जो आकृति है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इतनी तेज होती है शुरू में कि जो बच्चे जो छोटे होते हैं ना उनकी जो आकृति या बढ़ने की जो क्षमता है वो थोड़ा स्पीड होता है, उसके बाद में थोड़ा-सा कम होता है, उसके बाद में फिर जो है वो जैसे-जैसे बड़ा होते जाता है वैसे-वैसे उसके आकार में परिवर्तन आता है ना? तो वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है, ठीक है? सो आपको ये याद रखना है कि ये एकदम नहीं होता है, यानी कि ये धीरे-धीरे आता है, ठीक है? यानी कि धीरे-धीरे वृद्धि होता है, ठीक है? और ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट हैं जहाँ पे जो है जहाँ से सीटेट हो या रीट आपसे क्वेश्चन पूछता है, उन पॉइंटों को हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। सो पहला जो पॉइंट है आपके आपके पास में वो है संरचनात्मक। सो वृद्धि कैसा है वो हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। सो वृद्धि कैसा है? संरचनात्मक है। संरचनात्मक मीन्स हम ये कह सकते हैं कि किसी का निर्माण हो रहा है। सो यदि कोई बच्चा जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद में वो उसकी जो वृद्धि धीरे धीरे बढ़ रही है, हाथ पैर या फिर मांस मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क है, सभी का विकास, सभी अंगों का जो विकास है वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो वो क्या है? एक संरचनात्मक रूप से एक जो है उस बालक का निर्माण ही तो हो रहा है वहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि उस वृद्धि को हम संरचनात्मक रूप में हम देख सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें एक बच्चे का निर्माण हो रहा है, उसके सभी अंगों का विकास यहाँ पे हो रहा है ना? सो वृद्धि कैसा है? संरचनात्मक है, ठीक है? और ये किस आधार पर होता है साथियों? सो वृद्धि जो होता है आपको देखने को मिलेगा बाह्य रूप से, है ना? यानी कि बाहरी रूप से हमें देखने को मिलता है, ठीक है? जो भी वृद्धि होता है या जिस भी बालक में जो है उसकी आकृति में परिवर्तन हमें आता है, तो वो कैसे दिखता है? आपको आँखों से तो ये दिखता है ना कि बाहरी रूप से हम देखते हैं कि हाँ, इस बच्चे में कितना परिवर्तन आया है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है परिपक्वता। यानी कि यदि किसी बच्चे का या किसी भी इंसान का या किसी भी प्राणी का यदि हम देखें, सो ऐसा नहीं होगा कि यदि उसकी जो है वृद्धि बढ़ रही है तो वो बढ़ते बहुत बड़ी हो जाएगी। एक लिमिट होता है बढ़ने का, उसके बाद में जो वृद्धि है वो कैसे हो जाती है? रुक जाती है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जीवन पर नहीं चलता है, एक लिमिट होता है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे हमने 3 फैक्ट 3 पॉइंट देखा दोस्तों। पहला पॉइंट हमने देखा कि ये कैसा धीरे-धीरे बढ़ता है, यानी कि एकदम से नहीं बढ़ता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इसके बाद में सेकंड जो आपको यहाँ पे बताया दोस्तों, वो बताया संरचनात्मक, यानी कि वृद्धि कैसा है? संरचनात्मक है, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पे बालक का विकास हो रहा है, यानी कि बालक का निर्माण हो रहा है, ठीक है? सो हम क्या कह सकते हैं, इसको संरचनात्मक प्रक्रिया है। इसके बाद में जो वृद्धि जो होता है ना दोस्तों, वो बाह्य होता है, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे में कितना परिवर्तन आया है जो है इतने सालों में या इतने दिनों में। तो हम बाहरी रूप से उसको देख के आकलन लगाते हैं, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, परिपक्वता। परिपक्वता में दोस्तों की एक लिमिट होता है, यानी कि ये नहीं होगा कि बच्चे में यदि वृद्धि हो रहा है, ये बच्चों की आकृति में कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो एकदम से बढ़ते अनलिमिटेड ऐसा नहीं होगा, है ना? यानी कि एक निश्चित अवस्था होती है, उसके बाद में जो है वृद्धि रुक जाती है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? सो ये फैक्ट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वृद्धि से यहीं से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि ये कैसा है? संरचनात्मक है या हम क्या बाहरी रूप से देख सकते हैं या फिर आंतरिक रूप से देखते हैं या फिर परिपक्वता में इसके क्या परिवर्तन हमें परिपक्वता के रूप में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है? ये बहुत सारे जो फैक्ट है, यही जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है? इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों वृद्धि की, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, हाँ, कि इसका हाइट कितना है, इसकी लंबाई कितनी है। सो हम जो है बाहरी रूप से देख भी सकते थे और देखने के बाद भी इसका जो है स्पष्ट रूप से इसका मापन भी कर सकते हैं कि हाँ, इसका वजन इतना है या फिर जो है इसका इसका हाइट इतना है ना? तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि को मापन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। बहुत बार क्या है, मापन ना देके आपको ये इसमें पूछेगा मात्रात्मक।
है ना। सो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि वृद्धि क्या मात्रात्मक है, सो आपको याद रखना है जी हाँ, वृद्धि कैसा है, मात्रात्मक है, यानी कि अलग अलग रूपों में इसको मापन हम कर सकते हैं, ठीक है, वो चाहे हाइट को लेके हो या फिर वेट को लेके हो, है ना। सो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मापन यानी कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इनमें जो परिवर्तन आता है ना दोस्तों, या हम कह सकते हैं इनके जो शारीरिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, शारीरिक परिवर्तन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, शरीर में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो आंतरिक रूप से देखने को मिलता है, ठीक है, कैसे मिलता है, आंतरिक रूप से देखने को मिलता है, लेकिन वो कैसे हो गया, एक अचानक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। बहुत बार होता है क्या दोस्तों कि जो बच्चे जो छोटे होते हैं, छोटे होने के बाद में जो है वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, और बड़े होते होते उनके एक ऐसा स्टेज आता है जिसे हम कह सकते हैं किशोर अवस्था, या लगभग हम कह सकते हैं किशोर अवस्था भी नहीं तो 12 से 13 वर्ष या फिर 10 से 11 वर्ष के मध्य में जो बच्चों में जो एक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो एक अलग ही परिवर्तन होता है साथियों। जैसे कि यदि मैं लड़कों की बात करूं दोस्तों, तो लड़कों में जो है 10 से 12 वर्ष के मध्य में कुछ ऐसा परिवर्तन आता है जिसमें कि उनके जो है दाढ़ी निकलने लगते हैं या फिर आवाज में भारीपन आ जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं गर्ल्स की बात करूं दोस्तों, गर्ल्स में जो है लगभग 10 से 12, इनका भी जो है 10 से 12 वर्ष के मध्य में ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो और इन्हीं परिवर्तनों के कारण जो है बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो है समाज में बनाए गए प्रथाओं से काफी जूझना पड़ता है, और इन जो है इसके लिए जो है गवर्नमेंट भी कई सारे जो जागरूकता के तौर पे बहुत सारे अभियान भी चला रही है, और इसी के तहत जो है एक एईपी के तहत एक अभियान चलाया गया था जिसमें कि जो है युवाओं को यानी कि इस प्रकार से जो प्रताड़ित बच्चों को जागरूकता यानी कि जागरूक किया जा सके। सो ये जो परिवर्तन आता है दोस्तों जो है एकदम से आता है, so ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो आंतरिक रूप से जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो एक निश्चित समय में हमें देखने को मिलता है लगभग, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट को लेकर चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैविक प्रक्रियाएं। जैविक प्रक्रियाएं में वो प्रक्रियाएं दोस्तों जिसमें जैसे कि जो बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता है ना, बड़ा होने के बाद में जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि एक वो स्टेज आया था जिसमें कि 10 से 12 वर्ष के जो बच्चे जो होते हैं उनमें कुछ अलग परिवर्तन हमें यहाँ पे दिखाई देता है, और वो जैविक रूप में दिखाई देता है, जैविक प्रक्रिया के रूप में देखने को आपको मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 11 से 12 वर्ष के जो बच्चे जो होते हैं ना, वो जो है मेल यानी कि अगर लड़का है तो लड़की की ओर आकर्षित होगा, यानी कि विषम लिंगी आकर्षित होते हैं, ठीक है। सो ये इस प्रकार की जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये भी एक जो है वृद्धि का ही एक मुख्य पॉइंट है, ठीक है। सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। यदि मैं वृद्धि की बात करूँ दोस्तों, सो यदि किसी बच्चे में वृद्धि हो रही है या वृद्धि का हम अनुमान लगाए तो हम किस आधार पर अनुमान लगा सकते हैं? सो अनुमान आप वातावरण और अनुवांशिकता दोनों पर आप लगा सकते हो कि उसको वातावरण कैसे मिल रहा है, साथ ही साथ उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें कैसे गुण है, यानी कि उनके माता पिता कैसे हैं। यदि माता पिताओं की हाइट अच्छी है या फिर हेल्थ अच्छी रही है या फिर उनमें कुछ अलग परिवर्तन है, तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, आने वाले बच्चों में भी वो परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वातावरण का इतना परसेंट है या फिर आनुवंशिकता का इतना परसेंट है। यहाँ पे आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो दोनों को लेके पूछेगा कि क्या इन दोनों की आवश्यकता है, तो आपको लगाना है कि जी हाँ, ये दोनों वृद्धि पर प्रभावित करते हैं, यानी कि वृद्धि को प्रभावित करते हैं। यदि इन दोनों में से किसी एक में कमी आती है तो कहीं ना कहीं उसके बच्चों के वृद्धि में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो वातावरण का यानी कि दोनों दोनों में वृद्धि का प्रभाव पड़े, यानी कि वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है दोस्तों, वृद्धि दर, यानी कि वृद्धि दर जो है दोस्तों ये हर एक बच्चे में या हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है। यदि हम यहाँ पे देखें दोस्तों कि यदि कोई बच्चा जो है 4 साल में उसकी आकृति और जो उसके अंगों का जो विकास है काफी हद तक हो जाता है, लेकिन हम वही दूसरे बच्चे को देखें तो उनमें जो आकृति या फिर आकार में कहीं ना कहीं कम हमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में जो वृद्धि का जो दर होता है ना, वो दोस्तों अलग अलग होता है, ठीक है। सो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो देखने को मिल रहा है व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्ति के अनुरूप जो है बच्चों में परिवर्तन आता है, या वृद्धि वृद्धि के रूप में हमें उनके अंगों का विकास या फिर उनके शारीरिक विकास जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे
वृद्धि के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा दोस्तों, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि हर एक पॉइंट को आपने बहुत ही अच्छा से समझा होगा और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि मैं वृद्धि की बात करूं दोस्तों, तो वृद्धि के यही मुख्य मुख्य पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में वृद्धि का जो ग्राफ है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सीटेट कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ वृद्धि का ग्राफ की, और इसमें जो है 3 स्टेज, सॉरी यहाँ पे जो है आपको लगभग 5 स्टेज देखने को मिलेंगे, और इनका जो है वृद्धि की गति यहाँ से पूछ लेता है कभी-कभी। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि जो शैशव अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें कि बच्चों का जो वृद्धि दर जो होता है ना बहुत ही तेज होता है। ठीक है, सो इस अवस्था में यदि आपसे पूछे, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यदि किसी बच्चे का वृद्धि हो रहा है या किसी बच्चे में वृद्धि दर किस अवस्था में सबसे अधिक होगा, तो आपको याद रखना है किस अवस्था में, शैशव अवस्था में। तो यहाँ पे कैसा होगा दोस्तों, बहुत तेज होगा। ठीक है, सो ये याद रखना है, बहुत तेज होता है यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था आता है दोस्तों, वो आता है आरंभिक बाल्य अवस्था, है ना। सो आरंभिक बाल्य अवस्था में बहुत तेज तो नहीं होगा, बल्कि उससे थोड़ा कम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं तेज। ठीक है, लेकिन शैशव अवस्था से कम तेज होगा। ठीक है, इसके बाद में जो मध्य बाल्य अवस्था आता है दोस्तों, मध्य बाल्य अवस्था में क्या होगा, यहाँ पे कुछ हद तक हम कह सकते हैं जो कि आरंभिक बाल्य अवस्था से भी कम होगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है कुछ हद तक। ठीक है, और सो सबसे अधिक इसमें होगा शैशव अवस्था में होगा, और आरंभिक बाल्यावस्था में उससे कम, यानी कि शैशव अवस्था से कम। उसके बाद में मध्य अवस्था में, मध्य बाल्यावस्था में क्या होगा दोस्तों, यानी कि शैशव अवस्था और जो है आरंभिक बाल्यावस्था से भी कम जो वृद्धि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है उत्तर बाल्य अवस्था। और यहां से तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों कि ऐसा कौन सी अवस्था है जिसे पटारी अवस्था कहा जाता है। यानी कि पटारी मींस हो गया दोस्तों कि सबसे धीमी, यानी कि इसका जो वृद्धि का जो दर होता है ना वो सबसे कम होता है। तो वो है साथियों उत्तर बाल्य अवस्था, जिसे क्या कहा जाता है, पटारी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, पटारी अवस्था भी से कहा जाता है, यानी कि ये सबसे धीमी गति से होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे अधिक कौन सा, शैशव अवस्था, सबसे कम, सबसे मंदा या पटारी अवस्था यदि आपसे पूछे, धीमा भी ना पूछ के पटारी पूछे आपसे, तो आपको याद रखना है कौन सा, उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको देखने को मिलेगा किशोर अवस्था। सो किशोर अवस्था बहुत तेज होती है दोस्तों, जैसे जिस प्रकार से हमने शैशव अवस्था देखा था, उसी प्रकार से जो लास्ट यानी कि किशोर अवस्था है, इसमें भी जो बच्चों का जो विकास जो होता है ना वो कैसा होता है, बहुत तेज होता है। ठीक है, सो याद रखना है आपको, तेज होगा, तेज बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था को यौवन आरंभ अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, यौवन अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो यहाँ से मैंने क्या क्या पॉइंट बता दिया दोस्तों, आप सभी को पुनः फिर से बताता हूँ। सबसे तेज शैशव अवस्था, प्रारंभिक शैशव अवस्था आएगा। इसके बाद में उससे कम जो है कम तेज यदि हम यहाँ पे देखें तो आरंभिक बाल्य अवस्था में आएगा। इसके बाद में मध्य अवस्था कुछ हद तक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो उत्तर बाल्य अवस्था देखने को मिलेगा दोस्तों, ये सबसे कम, यानी कि ये बहुत ही मंदा होता है, यानी कि इसे पटारी अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद में जो है किशोर अवस्था देखने को मिलेगा, जो कि बहुत तेज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है वृद्धि को पढ़ते हैं दोस्तों। सो इन पॉइंटों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, और मैंने सभी पॉइंटों को आपको बता दिया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इन सभी पॉइंटों को आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और ऐसे ही क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनका प्लेलिस्ट बनाया गया है। सो वहां से जाके पूरे क्लासेस आप देख सकते हैं, और इस क्लास का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। सो वहां से जाके आप डाउनलोड करके पुनः फिर से इसका रिवीजन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।